क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग दिल्ली सल्तनत को देखेंगे। गुलाम वंश से लेकर के लोधी वंश तक जितने भी राजवंश थे, कौन कौन से उनमें सुल्तान हुए, उन्होंने क्या क्या काम किया है, बिल्कुल इसको हम अच्छे से देखेंगे। और साथ में दिल्ली सल्तनत का प्रशासन देखेंगे, जो 70 बीपीएससी और यूपी पीसीएस में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से देखेगा। मैंने एक ही वीडियो में जो है गुलाम वंश से लेकर के लोधी वंश तक और साथ में दिल्ली सल्तनत का प्रशासन सब मैंने बता दिया है। आप इसको अच्छे से देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, तो ये पूरा टॉपिक आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। और यहाँ से अगर क्वेश्चन आएगा तो गलत नहीं होंगे, और इसका एमसीक्यू क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करा दूंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के कौन कौन से राजवंश थे और उनका सीक्वेंस क्या है। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आया था गुलाम वंश, जो 1206 से लेके 1290 ईस्वी तक जो है शासन किया। इसके बाद आया खिलजी वंश, जो 1290 से लेकर के 1320 तक। तुगलक वंश 1320 से लेकर 1412 ईस्वी तक। और सैयद वंश 1412 से लेकर के 1451 ईस्वी तक। और लोधी वंश 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक। तो सबका कार्यकाल भी एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे पहले कौन सा राजवंश आया था और सबसे बाद में कौन सा राजवंश आया था। तो आपको ये सीक्वेंस भी याद रखना है कि सबसे पहले गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश और फिर लोधी वंश। और इस वंश के कौन कौन से सुल्तान हुए थे, उन्होंने क्या क्या काम किया था, हम बिल्कुल सीक्वेंस में आपको पढ़ा देता हूँ। आप लोग वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, तो आपको ये पूरा टॉपिक समझ में एक ही वीडियो में आ जाएगा। अगर यहाँ से क्वेश्चन आएंगे तो गलत नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस राजवंश के सारे सीक्वेंस को अच्छे से देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप कहीं डाउट हो तो आप जब कमेंट करके जरूर पूछेगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं कि जो है दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कहाँ से होती है। हम लोग बात करेंगे महमूद गजनबी की। तो महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। लिखा हुआ यहाँ पे भारत पर पहला तुर्की आक्रमण महमूद गजनबी के द्वारा किया गया। तो पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा कि भारत पर पहला तुर्की आक्रमण किसने किया था। तो महमूद गजनबी ने किया था, जिसने 999 ईस्वी से लेकर के 1027 ईस्वी के मध्य 17 बार भारत पर आक्रमण किए थे। तो किसने? तो याद रखना, महमूद गजनबी ने। तो कब से कब तक आक्रमण किया था, ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, आगे लिखा है जिसने 1025 ईस्वी में सोमनाथ का सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण था। किसका? तो महमूद गजनबी का। इसने प्रथम आक्रमण मुल्तान पर किया था, यह भी आपको याद रखना है। तो पहला आक्रमण कहाँ पे हुआ था? मुल्तान पर। और सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन था? सोमनाथ मंदिर पर। कब हुआ था? 1025 ईस्वी में। ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। इन आक्रमणों का उद्देश्य क्या था? भारत में केवल लूटपाट करना था, ना कि अस्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना था। तो महमूद गजनबी ने जब भारत पर आक्रमण किया था, तो याद रखना, लूटपाट और मूर्ति तोड़ने के उद्देश्य से किया था। अस्थायी शासन व्यवस्था मुस्लिम स्थापित करने की ये उद्देश्य से नहीं किया था। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि महमूद गजनबी के आक्रमण का उद्देश्य क्या था। तो लूटपाट करना और मूर्ति तोड़ना था। हिंदू धर्म की जो मूर्ति, क्योंकि इस्लाम में मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं है, विरोध होता है वहाँ पे, इसीलिए जो है उसने मूर्ति तोड़ने के लिए और लूटपाट करने के उद्देश्य से ही वो आया था, ना कि वो अस्थायी मुस्लिम शासन स्थापित करने के उद्देश्य से आया था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको हमें यहाँ पर समझना है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं महमूद गजनबी के प्रमुख आक्रमण, जो इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। पहला आपका 1001 में जो है हिंदू शाही, जो पंजाब के राजा हिंदू शाही थे, राजा जयपाल पर आक्रमण हुआ था। 1008 में जो है नगरकोट पर आक्रमण हुआ था। 1012 में थानेसर पर आक्रमण हुआ था, जो पहले हर्षवर्धन की राजधानी थी, बाद में हर्ष ने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाई थी। 1018 में मथुरा पर आक्रमण हुआ था। और 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ था। और जब सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ था, उस समय शासक वहाँ कौन था? तो परमार शासक भीम प्रथम था। ये भी आपको याद रखना होगा कि भीम प्रथम के समय में ही आक्रमण हुआ था। कहाँ पर? सोमनाथ मंदिर पर। ये भी आपको याद रखना, सोमनाथ मंदिर है कहाँ पर? गुजरात में है। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण ये सब युद्ध हैं, यही सब एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आपको इसको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बात कर लेते हैं अलबरूनी की बात करते हैं, क्योंकि अलबरूनी एक इतिहासकार भी था, खगोल शास्त्री भी था, गणितज्ञ भी था। ये महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। ठीक है, क्योंकि महमूद गजनबी जब भारत पर आक्रमण करने आया था, तो अलबरूनी भी उसके साथ आया था, क्योंकि वो जो युद्ध होता था उसका इतिहास ये लिखता था। और जो इतिहास लिखा था, वो इतिहास किताब का नाम क्या था? किताबुल हिंद था, या इसी को तहकीक ए हिंद के नाम से जानते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं भारत की खोज।
तहकीक हिंद का मतलब ही है जो है तहकीक करना, मतलब कि खोज करना, हिंद भारत की खोज करना। इस किताब का हिंदी में नाम है। इस किताब के दो नाम मिलते हैं, किताब एक ही है, नाम दो हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। इसे कहते हैं किताबुल ए हिंद या इसे कहते हैं तहकीक ए हिंद। और इसमें जो है सारे युद्ध का विवरण दिया गया है और कि किसने लिखा है, अलबरूनी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अलबरूनी किसके समय में भारत आया था, तो महमूद गजनबी के समय में यह भारत आया था। ठीक है, आगे इसने जो है इसकी पुस्तक से भारत की भूगोल, गणित, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन की जानकारी मिलती है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि याद रखना जो ये किताब है लिखी गई थी इसमें भारत के भूगोल के बारे में, गणित के बारे में, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में बताया गया है। और अलबरूनी ने इसी पुस्तक में बताया है कि भारत में दो त्यौहार बहुत प्रसिद्ध थे, एक दशहरा और एक आपका शिवरात्रि। उसने दो त्योहारों का उल्लेख भी किया है। इसके अलावा बनारस की साड़ी का उल्लेख किया है। इसके अलावा जो है दक्षिण भारत के बहुत सारे शहरों का भी उल्लेख किया है जो बहुत प्रसिद्ध थे उस समय। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। यह पुस्तक अरबी भाषा में लिखी गई थी। ये क्वेश्चन एक बार आया था कि अलबरूनी ने जो किताबुल हिंद किताब लिखी थी वो किस भाषा में थी, तो आपका याद रखना अरबी भाषा में थी। ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे लिखा है 1888 ईस्वी में एक जर्मन विद्वान डॉक्टर एडवर्ड्स साचो ने तहकीक हिंद का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था। ये भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि अंग्रेजी भाषा में तहकीक हिंद का अनुवाद किसने किया था, तो आपको इनका नाम भी याद रखना है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रजनीकांत द्वारा हिंदी भाषा में तहकीक हिंद का अनुवाद किया गया था। तो अंग्रेजी में किसने किया था, हिंदी में किसने किया था, सबके बारे में एग्जाम में पूछा जाएगा। तो रजनीकांत द्वारा जो है याद रखिएगा हिंदी भाषा में तहकीक हिंद का अनुवाद किया गया था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अलबरूनी पुराण का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम था। ये भी याद रखना। ये आया और इसने पुराणों का अध्ययन किया और भारत के बारे में जाना, क्योंकि याद रखिएगा जो आपके पुराण हैं इन पुराणों में भारत की भूगोल के बारे में बताया गया है, भारत के जो है खगोल विज्ञान के बारे में बताया गया है। तो उसी चीज़ को अध्ययन करने के लिए उसने किया था। कभी आप विष्णु पुराण या वायु पुराण अगर आप कभी नेट पे भी अगर पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे उसमें भारत की भूगोल के बारे में बताया गया, भारत की नदियों के बारे में बताया गया है। उसी को जानने के लिए उसने अलबरूनी नाम जो है पुराणों का अध्ययन करने पर उसने जोर दिया। अलबरूनी का जो जन्म हुआ था ये उज्बेकिस्तान के ख्वाजा में हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि अलबरूनी का जन्म आज के किस देश में हुआ था, तो उज्बेकिस्तान में हुआ था। वहाँ पे एक स्थान है ख्वाजा, वहीं पर इसका जन्म हुआ था और ये महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे मोहम्मद गौरी की। तो महमूद गजनबी के लगभग 100 साल के बाद, 100 साल से अधिक समय के बाद मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया था और ये भी एक तुर्क था। ये भी आप याद रखिएगा, ये भी एक तुर्क था। ठीक है, जैसे महमूद गजनबी तुर्क था वैसे मोहम्मद गौरी भी एक तुर्क मुसलमान था। मोहम्मद गौरी ने सर्वप्रथम मुल्तान पर आक्रमण किया था। कब, तो 1175 ईस्वी पर आक्रमण किया था। कब, तो याद रखना ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पहला आक्रमण मोहम्मद गौरी ने कहाँ किया था, तो मुल्तान पर। कब किया था, तो याद रखना 1175 ईस्वी में किया था। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। 1178 ईस्वी से लेकर के 1192 ईस्वी के मध्य मोहम्मद गौरी ने भारत पर कई आक्रमण किए, जिसमें 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध वह पृथ्वीराज चौहान से पराजित होता है और अगले वर्ष तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर भारत में मुस्लिम सल्तनत की स्थापना करता है। तो याद रखना इसके जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण युद्ध था वो दो युद्ध था। एक तराइन का पहला युद्ध जो 1191 में हुआ था और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था। और ये दोनों युद्ध में जो है पृथ्वीराज चौहान के साथ हुआ। पहला युद्ध पृथ्वीराज चौहान ने जीता, लेकिन दूसरा जो युद्ध था वो कौन हार गया, तो पृथ्वीराज चौहान। और यहीं से भारत में मुस्लिम सल्तनत की स्थापना हो गई और यहीं से जो है मुस्लिम राज्य की स्थापना हमारे देश में शुरू हो जाती है। जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको हमें अच्छे से समझने की जरूरत। अब हम लोग मोहम्मद गौरी के प्रमुख युद्ध को देख लेते हैं। तो मोहम्मद गौरी का जो सबसे महत्वपूर्ण युद्ध था, पहला युद्ध था गुजरात में हुआ था, जो वो याद रखना 1178 ईस्वी में हुआ था। मूल राज द्वितीय के साथ हुआ था और मूल राज द्वितीय इसमें विजयी हुए थे। तो मोहम्मद गौरी अगर पूछा जाए कि मोहम्मद गौरी की पहली पराजय कब हुई थी, तो गुजरात के युद्ध में हुई थी। कब हुई थी, 1178 में हुई थी। और किसने पराजित किया था मोहम्मद गौरी को, तो मूल राज द्वितीय ने, जिसे हम भीम द्वितीय कहते हैं, उसने मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया था। ठीक है, इसके बाद याद रखिएगा तराइन का पहला युद्ध हुआ था 1191 में। पृथ्वीराज चौहान, इसे हम तृतीय कहते हैं, पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। तराइन का जो द्वितीय युद्ध था वो 1192 ईस्वी में हुआ था और इसमें पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी और गौरी की
विजय हुई थी और ये सबसे निर्णायक युद्ध माना जाता है, क्योंकि इसी युद्ध के बाद जो है भारत में जो है मुस्लिम सल्तनत की स्थापना कर दी गई। इसके बाद चंदावर का युद्ध हुआ था 1100 याद रखिएगा 94 ईस्वी में हुआ था, और जयचंद, और इसमें विजयी कौन हुआ था? गौरी की विजय हुई थी, और जयचंद राजा कहाँ का था? कन्नौज का था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण युद्ध है और ये इन युद्धों का आपसे क्रम पूछा जा सकता है, मिलाने को आ सकता है, या अलग स्टेटमेंट के अनुसार दिया जा सकता है। तो आपको इसको याद रखना होगा। ये भी आपको याद रखना होगा कि मोहम्मद गौरी ने भारत में 2 युद्ध हारे थे, एक आपका जो है गुजरात का और एक तराइन का। तराइन का पहला युद्ध जो है मोहम्मद गौरी की इसमें पराजय हुई थी। इन दोनों युद्ध को भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस पर बहुत लोग गौर नहीं करते हैं, इसलिए क्वेश्चन एग्जाम में बाद में गलत हो जाते हैं। तो इसको बिल्कुल सीक्वेंस से जब आप पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल ये अच्छे से याद रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते हैं दिल्ली सल्तनत में। तो याद रखना, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कब से कब तक थी, ये भी पूछा जाता है। तो याद रखना, जो दिल्ली सल्तनत है इसमें जो है टोटल 5 राजवंश ने शासन किया था, लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण अगर बात किया जाए तो 1206 से लेकर के और 1526 ईस्वी तक जो है दिल्ली सल्तनत पूरे भारत पर, खासकर उत्तर भारत पर अपनी शासन व्यवस्था को स्थापित किया था। अब इसमें हमें याद क्या करना है, पहले चीज याद रखना है कि पूछा जा सकता है गुलाम वंश ने शासन व्यवस्था अपनी कब से कब तक चलाई थी, या ये शासन कब से कब तक चला था गुलाम वंश। तो 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक जो है दिल्ली पर शासन किसका था? गुलाम वंश का। तो ये कार्यकाल भी पूछा जा सकता है, इसलिए इसको अच्छे से आपको याद रखना होगा। ठीक है, अब बात करते हैं, याद रखिएगा, गुलाम वंश को दास वंश या इसी को मामलुक वंश भी कहा जाता है। क्योंकि याद रखना, मामलुक वंश क्यों कहते हैं? क्योंकि जो इनके अलग अलग सुल्तान हुए थे वो एक दूसरे के वंशावली में नहीं थे, वो अलग अलग जो है संतानें थी, अलग अलग जो है राजवंश से जुड़े हुए थे, इसलिए इनको हम मामलुक वंश भी कहते हैं, इसी को दास वंश भी कहते हैं और इसी को गुलाम वंश भी कहते हैं। इसको आपको अच्छे से याद रखना है। अब सबसे पहले बात करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का गुलाम था। इसने शासन कब से कब तक चलाया? तो 1206 से लेकर के 1210 ईस्वी तक इसने जो है शासन किया। ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक में ऐबक का अर्थ क्या होता है? तो अर्थ इसका अर्थ होता है चंद्रमा का देवता होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद गौरी का गुलाम और सिपह सालार कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी की मृत्यु के बाद भारत के प्रशासन का प्रमुख बनता है। तो मोहम्मद गौरी के डेथ के बाद जो है, जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो कुतुबुद्दीन ऐबक को ही जो है शासन व्यवस्था सौंप दी जाती है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही गुलाम वंश का आरंभ किया था। पूछा जाएगा गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो याद रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि इसने जो है सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। याद रखना, इसको हम पॉइंट व्यू में इसलिए पढ़ा रहे हैं जिससे आपको जल्दी याद हो जाए। ठीक है, तो याद रखना, इसने जो है सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। तो आपसे पूछा जाएगा ऐसा कौन सा राजा है जिसने जो है दिल्ली सल्तनत में सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था और वहीं से शासन चलाया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, पूछा जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजधानी किसको बनाया था? तो लाहौर को राजधानी बनाया था। इसने दिल्ली को राजधानी नहीं बनाया था और दिल्ली का शासन लाहौर से इसने चलाया था। ये बात आपको याद रखना है, दिल्ली राजधानी इसके समय में नहीं थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लाखों में दान करने के कारण इसे लाख बख्श कहा जाता है। तो लाखों में दान करता था, इसीलिए इसके लाख बख्श कहते हैं। इसे पील बख्श भी कहा जाता था। ठीक है, क्योंकि यह हाथियों को रखने का शौकीन था, इसलिए इसको पील बख्श भी कहते थे। इसे कुरान खां भी कहा जाता था, ये भी याद रखना। तो लाख बख्श कहते थे, पील बख्श कहते थे और कुरान खां भी कहते थे, क्योंकि ये कुरान की आयतों को याद करता था, उसको लिखता था, इसलिए इसको कुरान खां के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसने जो है अपने गुरु सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर इसने कुतुब मीनार की नींव रखी थी। तो जो कुतुब मीनार दिल्ली में है, मेहरौली में, याद रखना, उसकी नींव किसने रखा था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था। किसके नाम पे रखा था? तो सूफी संत का नाम क्या था? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जो इनके गुरु थे, और अपने गुरु के नाम पर ही इसने जो है कुतुब मीनार की नींव रखी थी, ना कि कुतुब मीनार बनवाया था, क्योंकि इसकी डेथ हो गई थी। तो इसने जो है कुतुब मीनार की नींव रखी थी। पूरा कौन कराया था? तो इल्तुतमिश ने कराया था। इसके अलावा इसने दिल्ली में कुबत उल इस्लाम मस्जिद बनवाई थी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो याद रखना, भारत की पहली मस्जिद है कुबत उल इस्लाम मस्जिद। कहाँ पर है? बिल्कुल लाल जो आपका कुतुब मीनार के बगल में ही है, मेहरौली दिल्ली में ही है। ठीक है, और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक
मस्जिद का निर्माण कराया था। एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है, मंदिर है, महल है, मस्जिद है, जो है आपका कब्रिस्तान है, क्या है? तो याद रखना एक मस्जिद है। और ये दोनों मस्जिदों का जो निर्माण कराया गया था, याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों मस्जिद का निर्माण सैनिकों के नमाज पढ़ने के लिए किया गया था। तो अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा और दिल्ली में कुबत उल इस्लाम मस्जिद, दोनों इसी ने बनवाया है। और भारत की पहली मस्जिद अगर पूछा जाए कौन सी है, तो कुबत उल इस्लाम मस्जिद ही है। जो किसने बनवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। यह कहाँ पर है? दिल्ली में ही है। इसको आपको अच्छे से याद रखना है, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1210 ईस्वी में चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से गिर जाने से इसकी मृत्यु हो गई और इसे लाहौर में दफना दिया गया। पूछा जाएगा कि इसको कहाँ दफनाया गया? लाहौर में दफनाया गया। तो इसका जो है याद रखना मकबरा कहाँ है? लाहौर में है। इसकी मृत्यु कैसे हुई थी? तो याद रखना चौगान एक खेल होता है जिसे आज का पोलो होता है, जो घोड़े पे खेलते हैं, उसी से गिर जाने की वजह से इसकी मृत्यु हो गई थी। ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह था, जिसे इल्तुतमिश ने पराजित करके दिया और दिल्ली का जो है सुल्तान बन गया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो याद रखना जो उत्तराधिकारी था वो आराम शाह था। आराम शाह को हटा करके तब इल्तुतमिश ने सत्ता अपने हाथ में ले ली। ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं इल्तुतमिश की। तो इल्तुतमिश याद रखना इलबरी तुर्क था। जैसे बहुत सारे तुर्क होते हैं तो उसमें अलग अलग जो है कबीले, अलग अलग जो है जातियां, अलग अलग वंश के जो है तुर्क होते थे। तो आपसे पूछा जाए इल्तुतमिश कौन था, तो इलबरी तुर्क था। याद रखना इल्तुतमिश का शासनकाल कब से कब तक था? तो 1210 से लेकर के जो है 1236 ईस्वी तक था। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा, अर्ध साम्राज्य की स्वामी, किस स्वामी इसको कहते हैं? इल्तुतमिश का अर्थ ही होता है जो है साम्राज्य की स्वामी कहते हैं इसको। ठीक है, इसके पिता का नाम क्या था? इलाम खां था। यह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और उसका दामाद भी था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बेटी का विवाह भी इल्तुतमिश के साथ किया था, तो दामाद भी था और उसका गुलाम था। इसीलिए इल्तुतमिश को कहते हैं गुलामों का गुलाम कहा गया है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा गया है, याद रखना इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। भारत में तुर्की राज और दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश था। क्यों था? क्योंकि दिल्ली को राजधानी बनाया था किसने? तो इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश याद रखना वास्तविक संस्थापक था दिल्ली सल्तनत का। और याद रखना ये भारत में तुर्की राज्य को स्थापित किया अस्थायी रूप से। ठीक है, ऐबक की मृत्यु के समय या बदायूं का गवर्नर था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि जब ऐबक की मृत्यु हुई थी उस समय इल्तुतमिश किस पद पे था? तो उत्तर प्रदेश का जो बदायूं जिला है वहां का वो गवर्नर था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो मैं बिल्कुल सीक्वेंस में चीजों को पढ़ा दे रहा हूं, तो आपको एक ही वीडियो में सारा काम हो जाएगा। इसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली को बनाया। अब आपसे पूछा जाएगा कि दिल्ली को राजधानी पहली बार किस सुल्तान ने बनाया था मध्यकाल में? तो इल्तुतमिश ने बनाया था। कहां से? तो लाहौर के स्थान पे दिल्ली को राजधानी बनाया और दिल्ली से ही अपने शासन व्यवस्था को चलाना शुरू किया। आगे लिखा है जो है दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जो सुल्तान की उपाधि धारण किया। ये भी क्वेश्चन बनेगा कि पहला ऐसा कौन सा सुल्तान शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण किया था? तो कौन था? इल्तुतमिश था। क्यों? क्योंकि ऐबक ने जो है ये सुल्तान की उपाधि धारण ही नहीं किया था, वो मलिक और सिपह सालार के पद पे ही काम किया था, तो उसने उपाधि धारण नहीं किया था। तो पहली उपाधि धारण किसने किया? इल्तुतमिश ने। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। अब बात करते हैं इल्तुतमिश के प्रमुख कार्य। इल्तुतमिश ने प्रमुख कार्य कौन कौन से किए हैं? सबसे पहले इसने कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा कराया। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। कुतुब मीनार में टोटल 5 मंजिला है, आप इस मैप पे देख सकते हैं, टोटल 5 मंजिला इमारत है। तो याद रखना नींव किसने रखा था? तो नींव रखा था ऐबक ने। लेकिन इल्तुतमिश ने 4 मंजिला इमारत बनवाया था अपने समय में। लेकिन याद रखना फिरोज शाह तुगलक के समय में चौथी मंजिल टूट गई थी। तो चौथी मंजिल पे टूटी क्यों? उस पर बिजली गिरने के कारण टूट गई थी। इसीलिए जो है फिरोज शाह तुगलक ने चौथी मंजिल की मरम्मत कराई और 5वीं मंजिल को जोड़ दिया और 5वीं मंजिल और चौथी मंजिल में संगमरमर का उपयोग किया। तो आप इस देख सकते हैं चित्र में कुतुब मीनार के। तो कुतुब मीनार में याद रखना संगमरमर का भी उपयोग हुआ है और लाल बलुआ पत्थर का उपयोग हुआ था। लेकिन इल्तुतमिश ने लाल बलुआ पत्थर का ही बनवाया था। संगमरमर का उपयोग किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। तो अगर पूछा जाए कि कुतुब मीनार से कितने राजाओं का नाम जुड़ा हुआ है, सुल्तान का नाम जुड़ा हुआ है, तो 3 सुल्तानों का नाम जुड़ा हुआ है। नींव किसने रखा था? ऐबक ने। 4 मंजिला इमारत कौन बनवाया? इल्तुतमिश ने। और इसकी 5वीं मंजिल को जोड़ा किसने? तो फिरोज शाह तुगलक ने। इसको अच्छे से याद रखना, यही सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको ये अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। इल्तुतमिश ने फौजी ए सुल्तानी का निर्माण करवाया। इसने सुल्तान गढ़ी का मकबरा अपने बेटे नसीरुद्दीन महमूद की याद में बनवाया। यह भारत का प्रथम मकबरा था। मस्जिद कौन थी? तो कुबतुल इस्लाम मस्जिद थी। लेकिन पहला मकबरा अगर पूछा जाए कि भारत का पहला मकबरा जो है किसका था, तो नसीरुद्दीन महमूद का था। ये कौन था? तो याद रखना, ये इल्तुतमिश का बेटा था। उसके ही शासनकाल में ही इसकी मृत्यु हो गई थी। तो उसने जो है सुल्तान गढ़ी का मकबरा दिल्ली में बनवाया है। उसका नाम ही है सुल्तान गढ़ी का मकबरा। एक मकबरा पूछा जाएगा किसका है, तो नसीरुद्दीन महमूद का है और यह भारत का पहला मकबरा है। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इल्तुतमिश को भारत में गुंबद निर्माण का पिता कहा जाता है, क्योंकि याद रखना इसी मस्जिद के ऊपर जो गुंबद बनी हुई है, तो गुंबद बनवाने का काम कौन शुरू किया था, तो याद रखना ये इल्तुतमिश ने किया था। इसे गुंबद निर्माण का पिता भी कहा जाता है, अर्थात जनक भी कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इल्तुतमिश ने भारत में एकता या अक्ता प्रणाली की शुरुआत की थी। तो अपने राज्य को अलग अलग प्रांतों में बांट दिया था, पूरे अपने देश मतलब पूरे क्षेत्र को, इसीलिए उसको एकता कहा जाता था, जिसमें सैनिकों और गैर सैनिकों को नगद वेतन के बदले भूमि प्रदान की जाती थी। उनको वेतन नहीं मिलता था, भूमि का एक टुकड़ा दे दिया जाता था, जिससे वो राजस्व से अपना खर्च चलाते थे। तो उसे एकता व्यवस्था अगर पूछा जाए कि एकता या अक्ता व्यवस्था की शुरुआत किसने किया था, अपने राज्य को कई एकताओं इकाइयों में बांटा किसने था, तो इल्तुतमिश ने। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। इसने 40 मुख्य सरदारों का एक संगठन तुर्कान ए चहलगानी की स्थापना की थी, जिसे चालीसा भी कहा जाता था। तो इसने अपने वफादार 40 सरदारों को मिला करके एक संगठन बनाया था, जिसे तुर्कान ए चहलगानी कहते थे। इसी को चालीसा कहा जाता था और इसमें ये लोग क्या करते थे, उसके शासन व्यवस्था को चलाने में उसकी मदद करते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसने शाही टकसाल की स्थापना की। टकसाल क्या होता है? जहाँ पे सिक्के बनते हैं। तो इसने शाही टकसाल की स्थापना की और चांदी का जो है टका और तांबे का जीतल नामक मुद्रा की शुरुआत किया। तो अगर पूछा जाए कि चांदी का टका और जो है तांबे का जीतल नामक मुद्रा की शुरुआत किसने किया है, तो याद रखना ये इल्तुतमिश ने किया है और इसी ने जो है टकसाल का निर्माण करवाया था, ठीक है। अब बात करते हैं। तो जब इल्तुतमिश की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद उसका जो है एक जो है पुत्र था, बिल्कुल अल्पकाल के लिए 1 साल के लिए जो है 1236 ईस्वी में शासन करता है। कौन? तो रुकनुद्दीन फिरोज शाह शासन करता है और इसी को हटा करके रजिया सुल्तान क्या बन जाती है, दिल्ली की पहली शासिका बनती है, ठीक है। अब बात करते हैं रजिया सुल्तान। तो रजिया सुल्तान का पूछा जाता है शासनकाल कब से कब है, तो 1236 से लेकर के 40 तक है। पहली बार उत्तराधिकार के मामले में दिल्ली के नागरिकों ने हस्तक्षेप किया। तो दिल्ली के नागरिकों के सामने इसने भाषण दिया, दिल्ली के नागरिकों को इसने समझाया, क्योंकि एक महिला होने के कारण इस्लाम धर्म में शासिका नहीं बन सकती थी उस समय, इसीलिए दिल्ली की जनता ने उसे जो है शासक चुना। तब रजिया जो है सुल्तान के पद पर बैठती है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जो है किसे दिल्ली के नागरिकों ने हस्तक्षेप करके गद्दी पर बैठाया था, तो रजिया सुल्तान को। मध्यकालीन भारत की ये प्रथम महिला शासिका थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रजिया ने पर्दा प्रथा त्याग कर पुरुषों के समान वस्त्र, कुबा, कोट और जो है कुल्हा टोपी धारण कर लिया, ठीक है। तो उसने जो है बिल्कुल पुरुषों के समान कपड़ा पहन करके और आने लगी। रजिया ने अल्तुनिया के साथ विवाह कर लिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1240 ईस्वी में डाकुओं द्वारा कैथल के पास उसकी हत्या कर दी गई थी। हरियाणा में कैथल है, वहीं पर इसकी हत्या कर दी गई थी इसके जो है पति के साथ में, ठीक है। अब बात करते हैं बहराम शाह की। तो याद रखना रजिया सुल्तान के बाद बहराम शाह ने शासन किया 1240 से 1242 तक। बहराम शाह ने नायब ए मामलिकात का पद सृजित किया था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन कम से कम जो है 10 बार आ चुका है अलग अलग एग्जामों में कि नायब का पद किसने बनाया था। तो नायब का पद बनाया था किसने? बहराम शाह ने। यही सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यही पूछा जा सकता है, क्योंकि बहराम शाह का यही एकमात्र काम है जिसे आपको याद रखना है कि नायब ए मामलिकात का पद किसने बनाया था। तो याद रखना बहराम शाह ने। और यह पद कहाँ था? तो सेना का पद था। इसको आपको अच्छे से याद रखना है। यही सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग गलती बिल्कुल भी मत करिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो याद रखिएगा जितने भी सुल्तान ने शासन किया है बिल्कुल मैं क्रम से बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह शासन किया कब से कब तक? 1242 से 1246 तक। इसके बाद नसीरुद्दीन महमूद ने शासन किया 1246 से लेकर के 1266 ईस्वी तक शासन किया इसने, ठीक है। इसके बाद उसको पराजित करके गयासुद्दीन जो है
बलबन ने शासन स्थापित किया। कब? तो 1266 से लेकर के 1286 ईस्वी तक शासन किसने चलाया? तो याद रखना गयासुद्दीन बलबन ने चलाया। बलबन किसका गुलाम था? तो बलबन याद रखेगा ये जो है इल्तुतमिश का गुलाम था। आगे लिखा है नसीरुद्दीन महमूद ने बलबन को अलूक खां की उपाधि दी, ये भी क्वेश्चन आया हुआ था, और नायब ए मामलिकात का पद इसको दिया था। तो जो आपका नायब का पद है, और याद रखना इस पद पे जो है कौन बैठा था? बलबन बैठा था। और ये पद बनाया कौन था? बहराम शाह ने बनाया था, ये आपको याद रखना है। याद रखना इसने जो है इसको जो है उलूक खां की उपाधि दी थी, जो है किसने दी थी? तो याद रखना नसीरुद्दीन महमूद ने दी थी, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, इसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बलबन पहला सुल्तान था जिसने जो है याद रखिएगा राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। राजत्व के सिद्धांत का मतलब क्या होता है? लिखा है उसने राजत्व को जो है नियाबत खुदाई ईश्वर द्वारा प्रदत्त और सुल्तान को जिल्ले इलाही ईश्वर की छाया कहा था। इसका मतलब यह हुआ कि उसने ये कहा था कि राजत्व के सिद्धांत का मतलब यह हो गया कि राज जो है वो दैवीय रूप से दिया जाता है और अल्लाह ने हमें चुना है, जो है याद रखना ईश्वर द्वारा अर्थात अल्लाह द्वारा हमें दिया गया है। और याद रखना जो ये पद है सुल्तान का जो पद है ये ईश्वर की छाया है, अर्थात अगर कोई इस पद की गरिमा को कम करेगा तो मैं उसको रक्त बहाने से पीछे नहीं हटूंगा। ये किसने कहा था? बलबन ने कहा था। इसीलिए बलबन ने पहली बार रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। इसीलिए किसकी रक्षा के लिए? राजत्व के सिद्धांत के लिए, अपने राज्य अर्थात सिंहासन के रक्षा के लिए। अगर कोई विद्रोह करेगा तो उसके लिए जो है खून बहाने से कोई अपना ही क्यों ना हो पीछे नहीं हटूंगा, ये बलबन का कथन था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तुर्कान जो चहलगानी बनाया गया था 40 सरदारों का, ये इल्तुतमिश ने बनाया था। तो इसको इसने क्या किया? समाप्त कर दिया, उसका विनाश कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि याद रखना इसमें जो सरदार होते थे वो सुल्तान के खिलाफ षड्यंत्र रचते थे। तो ये चूंकि इस पद पे इस 40 सरदारों में बलबन स्वयं शामिल था पहले इल्तुतमिश के समय में, तो जानता था कि जो है इस पद की गरिमा क्या है, ये पद सुल्तान की गरिमा को घटा सकता है, इसीलिए उसने इस पद को क्या किया? समाप्त कर दिया। सुल्तान की प्रतिष्ठा के लिए रक्त और लौह की नीति अपनाई। ये बात याद रखना, मैंने भी बताया कि सुल्तान की प्रतिष्ठा बनी रहनी चाहिए। अगर सुल्तान की प्रतिष्ठा कोई गिराने की कोशिश करेगा तो हम रक्त बहाने से पीछे नहीं हटेंगे। तो रक्त और लौह की नीति किसने अपनाया था? पहली बार किसने अपनाया? तो याद रखना वो बलबन ने अपनाया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उन्होंने ईरानी परंपरा जो है सिजदा और पाबोस के साथ ईरानी त्योहार जो है नौरोज को प्रारंभ किया। तो सिजदा, पाबोस और नौरोज त्योहार जो ईरानी परंपरा के थे उसकी शुरुआत किसने किया? बलबन ने। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। इसने जो है जिल्ले इलाही ईश्वर की छाया की उपाधि भी धारण की थी। तो एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि जिल्ले इलाही की उपाधि किसने धारण किया था? तो बलबन ने। और जिल्ले इलाही का मतलब क्या होता है? तो याद रखना ईश्वर की छाया, अर्थात जो सुल्तान का पद होता है वो ईश्वर द्वारा प्रदान किया हुआ होता है, इसलिए उसका सम्मान जरूरी है। अगर आप ईश्वर सुल्तान के पद का सम्मान नहीं करेंगे तो आप याद रखिएगा आप अल्लाह का सम्मान नहीं कर रहे हैं। उसका कहना यह था, ये बलबन का कहना था। इसने गुप्तचर प्रणाली की शुरुआत की। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि दिल्ली सल्तनत में गुप्तचर व्यवस्था की शुरुआत किसने किया है? तो याद रखना ये बलबन ने किया है। आगे बढ़ते हैं। इसने एक सैन्य विभाग दीवाने अर्ज की स्थापना की थी। बीपीएससी और यूपीपीसीएस में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो दीवाने अर्ज पूछा जाएगा कैसा विभाग था? एक सैन्य विभाग था। इसकी स्थापना किसने किया था? बलबन ने किया था। क्यों किया था? क्योंकि जो है उस समय बहुत सारे मंगोल आक्रमण हो रहे थे तो उसकी रक्षा के लिए किया गया था। आगे बढ़ते हैं। इसके दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो और अमीर हसन रहते थे। तो अमीर खुसरो अपनी जो सेवाओं देने की शुरुआत किया था, याद रखना वो बलबन के समय से ही शुरू किया था। बलबन की मृत्यु के बाद जो है कैकुवाद सुल्तान बना। तो कैकुवाद उसका बेटा था, वो सुल्तान बना, ठीक है। इसके बाद याद रखना कैकुवाद गुलाम वंश का अंतिम शासक था और इसी से जो है समाप्त हो गया। और इसके बाद एक नया राजवंश शुरू होता है और राजवंश कौन था? खिलजी राजवंश, ठीक है। किसी किसी किताब में उसको हम खलजी भी पढ़ते हैं, लेकिन इसका नाम क्या है? खिलजी वंश। और खिलजी वंश जो है याद रखना ये भी एक तुर्क थे। खिलजी वंश का शासन काल कब से कब तक था? तो 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक शासन कौन चलाया था? खिलजी वंश ने चलाया था। और सबसे कम समय तक शासन इन्हीं लोगों को था, लेकिन सबसे अधिक काम इन लोगों ने ही किया है।
सबसे पहले बात करेंगे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी शासन कब से कब चलाया था? 1290 से लेके 1296 ईस्वी तक 6 वर्ष तक शासन चलाया। और याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है, पूछा जाता है कि ये जो है खिलजी वंश की स्थापना किसने किया था? तो याद रखना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया था। ठीक है। जलालुद्दीन प्रथम सुल्तान था जिसने यह घोषित किया था कि सत्ता का आधार जो है शासितों की इच्छा होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शासक बनने के बाद भी बलबन के सिंहासन पर वह नहीं बैठा। ठीक है, शासक बनने के बाद वो बलबन के सिंहासन पर नहीं बैठा क्योंकि उसका वो सम्मान करता था। आगे बढ़ते हैं। राजधानी दिल्ली के पास इसने जो है किलोखरी नामक एक शहर बसाया था और एक नए विभाग दीवा ने जो है वकूफ आय व्यय के कामकाज की देखभाल का गठन किया था। किसने? तो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 1296 ईस्वी में जो है कड़ा मणिकपुर में उसकी हत्या कर दी गई और हत्या करने के बाद जो है अलाउद्दीन खिलजी जो है क्या बन गया? दिल्ली का सुल्तान बन जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी। तो याद रखना अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेकर के 1316 ईस्वी तक शासन किया। 20 वर्षों तक शासन किसने किया है? तो किसने किया है? अलाउद्दीन खिलजी ने किया है। अलाउद्दीन खिलजी के समय में एक बात याद रखिएगा, सबसे अधिक मंगोलों का आक्रमण हुआ था और मंगोल का आक्रमण सबसे अधिक पूछा जाए किसके समय में हुआ था? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुआ था। क्यों हुआ था ये भी बता देता हूँ। तो याद रखना जो फिरोज शाह खिलजी था उसने मंगोलों के साथ समझौता कर लिया था और मंगोलों को दिल्ली में बसने की अनुमति दे दी गई थी और दिल्ली में जहाँ बसाया गया था मंगोलों को, आज उसी को मंगोलपुरी कहते हैं। ठीक है, दिल्ली मंगोलपुरी है, वहीं पर मंगोलों को बसाया गया था और मंगोलों ने जो है बौद्ध धर्म को छोड़ करके इस्लाम धर्म अपना लिया था। इसीलिए इन्हें इतिहास में मंगोलों को नवीन मुसलमान कहते हैं। ये बात याद रखना, अगर पूछा जाए कि जो है दिल्ली सल्तनत में नवीन मुसलमान किसे कहा जाता था तो वो मंगोलों को कहा जाता था क्योंकि इन्होंने बौद्ध धर्म को छोड़ करके इस्लाम धर्म अपना लिया। अब चूंकि फिरोज शाह खिलजी की हत्या किसने कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। इसीलिए मंगोल नाराज हो गए कि हमारे मित्र की हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने कर दी है। तो सबसे अधिक मंगोलों का आक्रमण किसके समय में हुआ है? अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुआ है। ये भी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शासक बनने से पहले यह कड़ा का गवर्नर था और कड़ा किसे कहते हैं? तो उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी जिला है इलाहाबाद के बगल में, उसको उस समय कड़ा कहते थे, ये वहीं का गवर्नर था। ठीक है, दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने धर्म पर राज का नियंत्रण स्थापित किया। ठीक है, उसने धर्म को पीछे किया और राज को ऊपर किया। ठीक है, तो धर्म पर राज का नियंत्रण स्थापित किया, ना कि राज्य पर धर्म का नियंत्रण स्थापित किया। वो कहता था कि धर्म का मामला दूसरा है, काम दूसरा है और राज का काम दूसरा है। ठीक है, ये आपको याद रखना। यही सब सेंटेंस बना के जब क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो गलत हो जाते हैं क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ते नहीं हैं या हमें कोई बताता नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसने जो है सिकंदर ए सानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि भी धारण कर ली थी। ये क्यों किया था? याद रखना अलाउद्दीन खिलजी के मन में आया कि हम जो है सिकंदर की तरह विश्व विजय करते हैं और पूरे विश्व को जीत लेते हैं। लेकिन जो है इसने क्या किया, सैनिकों को आगामी वेतन दे दिया और सिकंदर सानी की उपाधि भी धारण कर लिया। लेकिन इसके मित्रों ने जब समझाया कि ऐसा मत करो तो वो मान गया, लेकिन उसने उपाधि त्याग नहीं किया। इसलिए याद रखना सिकंदर द्वितीय की उपाधि किसने धारण की थी या सिकंदर सानी किसे कहते हैं? अलाउद्दीन खिलजी को, क्योंकि विश्व विजय करने की धारणा रखता था। देवगिरी कहाँ है ये याद रखना, ये आपका महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र में याद रखना एक जिला है संभाजी महाराज जिला, जिसे हम पहले औरंगाबाद कहते थे, वहीं पर एक दौलताबाद है। तो याद रखना दौलताबाद जिसे हम देवगिरी कहते थे, तो याद रखना देवगिरी के शासक जो है रामचंद्र देव राय को इसने रायन की उपाधि दी थी और सबसे अधिक धन यहीं से लूटा भी था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन ने जो है सेना को नगद वेतन देने की शुरुआत किया। घोड़ों को दागने का मतलब ये होता है कि घोड़ों पर निशान लगाए जाते थे, गरम करके उस पर कोई निशान लगाया जाता था जिसको हम दागना कहते थे। और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा भी शुरू की। हुलिया मतलब ये होता है सैनिकों का कद कितना, वो मतलब कद क्या है, छोटा मतलब लंबे हैं, छोटे हैं, कैसे हैं, काले हैं, गोरे हैं। क्यों ऐसा किया गया? क्योंकि सैनिकों के लिए उस समय पासपोर्ट साइज का फोटो तो होता नहीं था, तो सैनिकों के हुलिया लिखे जाते थे, वही उनकी पहचान होती थी, उन सैनिकों की पहचान होती थी। याद रखना सैनिकों को नगद वेतन देना, घोड़ों को दागना, सैनिकों के हुलिया लिखने की प्रथा कौन शुरू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुजरात विजय के दौरान मलिक काफूर 1000 जो है दिनारी को प्राप्त किया, जिसे दक्षिण विजय पर
भेजा था। तो दक्षिण भारत की जो जीत किया था जो है अलाउद्दीन खिलजी ने, वो मलिक काफूर को भेजा था। मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदा था, इसलिए उसे मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसने अपने शासनकाल में मूल नियंत्रण प्रणाली को अपनाया था। बाजार नियंत्रण व्यवस्था की शुरुआत किया और जितनी भी वस्तुएं होती हैं सबके दाम तय कर दिए गए थे कि गेहूं, चावल, जितनी भी फसलें हैं सब कितने मूल्य पर बिकेंगे। तो मूल नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत किसने किया था? जो है अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। इसी को रसनिंग व्यवस्था भी कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख निर्माण कार्य क्या है, उसने क्या क्या काम किया है? अलाई दरवाजा जो है इस्लामी वास्तुकला का रत्न का इसने निर्माण कराया था। तो अलाई दरवाजा कहाँ है? याद रखना, ये बिल्कुल जो है कुतुब मीनार के बगल में है, आप ये देख सकते हैं। ये अलाई दरवाजा का जो है आपका यह चित्र दिखाया गया है। इसने सीरी का किला बनवाया था दिल्ली में। हौज एक खास बनवाया था। हौज एक खास, एक याद रखना, एक तालाब है, तो हौज एक खास का निर्माण भी इसने कराया था। 1000 खंभा महल का निर्माण भी इसने दिल्ली में कराया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राजस्व व्यवस्था क्या थी इसकी? तीसरे जो है यह प्रथम सुल्तान था जो भूमि की पैमाइश करा करके लगान वसूल करना आरंभ किया था। पहले उसने भूमि की पैमाइश मतलब भूमि की माप करवाया और भूमि की माप कराने के बाद उसने जो है कर वसूलने की शुरुआत की, ठीक है। ये किसने किया? तो याद रखना, अलाउद्दीन खिलजी ने। इसने जो है उपज का 50% खराज के रूप में वसूल किया, ठीक है। तो याद रखना, खराज किसे कहते थे? भूमिकर को कहते थे। 50% लिया। याद रखना, 50% वसूल करने वाला 2 सुल्तान था। एक आपका अलाउद्दीन खिलजी और एक आपका कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। 2 लोगों ने जो है 50% कर वसूला है, ये आपको याद रखना। तो 50% उपज का किसने वसूल किया? अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने। अब आते हैं प्रमुख कर कौन कौन से इसने शुरू किया? जजिया शुरू किया। गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक कर था। तो जजिया कर हिंदुओं से और अलग जो धर्म के लोग थे उनसे लिया जाता था, लेकिन ये कर जो है ब्राह्मणों से, जो है भिक्षुओं से, सन्यासियों से, महिलाओं से, बच्चों से, जो है विकलांगों से, इन सबसे वसूल नहीं करते थे। जिनकी आय होती थी या जो है कमाने वाले लोग होते थे उन्हीं से लिया जाता था। और ये याद रखना, सुरक्षा के लिए होता था कि जो है अपने राज्य में हम आपकी सुरक्षा करेंगे, उसके बदले जजिया कर लिया जाता था। अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर पूछा जाए कभी कि जजिया कर किसने पहली बार लगाया था, तो याद रखना मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। कहाँ पर? सिंध पे लगाया था। सबसे पहली बार जजिया कर उसी ने लगाया था, ठीक है। अगला कर है आपका जकात। तो जकात कर कैसा है? तो याद रखना, जकात कर जो है ये मुसलमानों से लिया जाने वाला एक धार्मिक कर है। तो याद रखना, जजिया भी एक धार्मिक कर है और जकात भी एक धार्मिक कर है, लेकिन जजिया जो है गैर मुसलमानों से लिया जाता था और जकात मुसलमानों से लिया जाता था। और जकात आज भी उसको वसूलते हैं और इस पैसे का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? गरीब, महिलाओं और बच्चों के जो अनाथ होते हैं इस्लाम धर्म में। नेक्स्ट कर है आपका खुम्स। खुम्स कैसा कर था? तो युद्ध में जो है लूट से प्राप्त हुआ धन, जब युद्ध करने सेना जाती थी तो जो लूटपाट करती थी उसका भी हिस्सा होता था। तो याद रखना, उसमें सैनिकों को ज़्यादा मिलता था और जो है सुल्तान को कम मिलता था। लेकिन याद रखना, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने ज़्यादा हिस्सा लिया। कितना? 4/5 भाग स्वयं लिया, बाकी 1/4 जो है 4 भाग किसको दे दिया? तो याद रखना, वो जो है सिपाहियों को दिया, सैनिकों को दिया। तो ज़्यादा हिस्सा खुम्स का धन, लूटे हुए धन का किसने लिया? अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। खराज कैसा कर है? खराज याद रखना, गैर मुस्लिम कृषकों से लिया जाने वाला एक भूमि कर था। तो खराज याद रखना, हिंदुओं या अन्य जो मुस्लिम नहीं हैं उनसे लिया जाने वाला याद रखना एक भूमि कर था। तो खराज एक भूमि कर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन ने जो है घरी और चराई 2 नवीन कर भी वसूले थे। तो जो है याद रखना, घरी का मतलब ये होता है हाउस टैक्स, घरों पे जो कर लगता था, और चराई कर मतलब ये होता था जो दुधारू पशु जो है चारागाह में चरते थे उसका भी कर वसूला किसने? तो उसका कर वसूला जो है अलाउद्दीन खिलजी ने। अमीर खुसरो अलाउद्दीन के दरबारी कवि थे। याद रखना, अमीर खुसरो ने अपनी सेवा कहाँ शुरू किया था? बर्बर समय में। इन अमीर खुसरो को अलाउद्दीन खिलजी ने अपना दरबारी कवि बनाया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन के सैन्य अभियान का क्रम अगर देखा जाए तो सबसे पहले उसने गुजरात विजय किया, फिर रणथंभौर विजय किया, फिर चित्तौड़ विजय किया, फिर मालवा विजय किया, फिर देवगिरी अभियान किया, फिर वारंगल अभियान किया और फिर मदुरा अभियान किया, ठीक है। तो याद रखना, ये सारे अभियान का क्रम भी एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना के अभियान की बात कर लें तो वारंगल के, याद रखना तेलंगाना में एक जिला है वारंगल, ठीक है, राज था उस समय। तो वारंगल के शासक प्रताप रुद्र देव को मलिक काफूर ने जो है परास्त किया और
कोहिनूर हीरा प्राप्त किया और अलाउद्दीन खिलजी को भेंट कर दिया था। तो कोहिनूर हीरा याद रखना तेलंगाना में जो है गोलकुंडा की खान से निकाला गया था, ये आपको याद रखना है। कब निकाला गया था? प्रताप रुद्र देव के समय में। और मलिक काफूर ने जब वारंगल को पराजित किया, किसने? राज को पराजित किया, प्रताप रुद्र देव को पराजित किया। तो प्रताप रुद्र देव ने कोहिनूर हीरा किसको दिया था? मलिक काफूर को। मलिक काफूर ने किसको दिया? अलाउद्दीन खिलजी को। और तभी से अलाउद्दीन खिलजी के समय से ही कोहिनूर हीरा दिल्ली में था, अलग अलग सुल्तानों के समय में वो जाता रहा। ठीक है, अब बात करते हैं अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण जो है अधिकारी कौन कौन से थे। तो याद रखना इसने जो है अलग अलग अधिकारियों की नियुक्ति की थी, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला अधिकारी था आपका जो है बरीद ए मंडी, ये बाजार निरीक्षक होता था। ये बाजार में घूम घूम करके देखता था कि कोई बेईमानी तो नहीं कर रहा है, कोई जो है जो तय मूल्य है उससे अधिक पैसा तो वसूल नहीं रहा है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते थे? बरीद ए मंडी कहते थे, इसे हम कहते थे बाजार नियंत्रण कहते थे। ठीक है, दूसरा है आपका सहना ए मंडी, ये बाजार अधीक्षक होता था। दीवान ए रियासत, यह देखना बाजार नियंत्रक होता था। दीवान ए वरीद, ये गुप्तचर विभाग होता था। ये सारे पदों का सृजन किसने किया? तो याद रखना अलाउद्दीन खिलजी ने। तो याद रखना गुप्तचर विभाग की स्थापना किया था बलबन ने, लेकिन एक अधिकारी की नियुक्ति किसने किया जो है जिसका नाम रखा गया दीवान ए वरीद, वो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है, अब आते हैं मुबारक खिलजी। मुबारक खिलजी याद रखना अलाउद्दीन खिलजी के बाद सुल्तान बनता है 1316 से लेकर 1320 ईस्वी तक। याद रखना ये या कभी कभी स्त्रियों की वस्त्र पहनकर भी आ जाता था। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया। तो खलीफा कौन होता था? तो याद रखना पैगंबर के जब हजरत मोहम्मद साहब की डेथ हो जाती है उसके बाद जो है पैगंबर होते थे, पैगंबर के बाद जो है खलीफा होते थे जिसे इस्लाम धर्म का धर्मगुरु माना जाता था। तो याद रखना सब खलीफा से अनुमति लेते थे, लेकिन इसने कहा जो है स्वयं अपने आप को खलीफा घोषित किया। इसीलिए कुछ इतिहासकार कहते हैं मुबारक खिलजी जो है उसके अंदर कुछ पागलपन के गुण थे, इसीलिए कभी कभी वो स्त्रियों के कपड़े पहन के भी दरबार में आ जाता था। ठीक है, अब बात करते हैं तुगलक वंश। तो तुगलक वंश याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है, जो 1320 से लेकर 1412 ईस्वी तक शासन किया। किसी किसी किताब में 1414 भी मिलता है, तो आप कंफ्यूज मत होना, 1412 ही जो है एनसीईआरटी में दिया है, इसलिए इसको मैंने यहीं पर आपको बता दिया है। ठीक है, तो सबसे लंबे समय तक शासन किसने किया है? तो याद रखना तुगलक वंश ने किया है। सबसे पहले बात करेंगे गयासुद्दीन तुगलक की, जो 1320 से लेकर 1325 तक शासन किया। तुगलक वंश का संस्थापक था और इसने दिल्ली में तुगलकाबाद नामक एक नगर की स्थापना की थी। तो दिल्ली में जो तुगलकाबाद नगर है उसकी स्थापना किसने किया था? गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया का ये समकालीन थे, तो निजामुद्दीन औलिया से इनकी दुश्मनी थी। किसकी? याद रखना गयासुद्दीन तुगलक की दुश्मनी क्या थी कि अलाउद्दीन जो निजामुद्दीन औलिया हैं ये किसी भी सुल्तान से मिलना नहीं चाहते थे, राजकीय संरक्षण लेना नहीं चाहते थे। गयासुद्दीन तुगलक इनसे मिलने की जिद करते थे, तो ये जो है मिलते नहीं थे और ये जो है इनके दरबार में कई बार बुलाया गया तो आते नहीं थे। तो याद रखना जो है सुल्तान इनसे बहुत नाराज हो गया था और इनको दिल्ली छोड़ने का आदेश दिया था। ठीक है, उसी समय याद रखना गयासुद्दीन तुगलक जो है बंगाल विजय के लिए जब जाने लगा, तो याद रखना जो है निजामुद्दीन औलिया ने एक भविष्यवाणी की थी कि सुल्तान बंगाल जाएगा, बंगाल में युद्ध हार जाएगा और वहां से वापस नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन वो युद्ध गयासुद्दीन तुगलक युद्ध जीत गया और उसने वहीं से एक संदेश भेजा किसके पास? दिल्ली गयासुद्दीन जो निजामुद्दीन औलिया के पास, और कहा कि हमारे दिल्ली पहुंचने से पहले आपको दिल्ली छोड़ के चले जाना होगा, नहीं तो आपको हम फांसी पे लटका देंगे। ठीक है, लेकिन तब उसी समय निजामुद्दीन औलिया ने कहा था दिल्ली अभी दूर है। तो दिल्ली अभी दूर है ये किसने कहा था? निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। किसके लिए कहा था? गयासुद्दीन तुगलक के लिए कहा था। ये बात याद रखना। तो अगर पूछा जाए गयासुद्दीन तुगलक और निजामुद्दीन औलिया के बीच में विवाद जो था वो मतलब किसका था, कैसे था, तो ये बात आप याद रखना। और दिल्ली अभी दूर है किसने कहा था? तो याद रखना निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। किसके लिए कहा था? गयासुद्दीन तुगलक के लिए कहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। याद रखना नहरों का निर्माण इससे पहले किसी ने नहीं कराया था। गयासुद्दीन तुगलक पहला दिल्ली का सुल्तान हुआ जिसने नहरों का निर्माण कराया। गंगा और यमुना नदी से अनेक नहरों का निर्माण कराने का इसने काम किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसने गाजी की उपाधि धारण की थी। गाजी की उपाधि धारण करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था। ठीक है, तो गाजी की उपाधि धारण इसने किया था।
बंगाल अभियान से लौटते समय जौना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर इसकी मृत्यु हो गई थी। तो जौना खां कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक। और कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक जानबूझ करके एक लकड़ी का महल बनवाया जो टूट करके गिर गया, जिससे उसे डूबने से उसकी मृत्यु हो गई थी। नदी यमुना है, उसमें डूबने से मृत्यु हो गई थी गयासुद्दीन तुगलक की। तो कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि जो निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, तो वो जो है, कुछ लोग इतिहासकार ये कहते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक अर्थात जौना खां और निजामुद्दीन औलिया मिले हुए थे। क्यों? क्योंकि दोनों चाहते थे कि सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक को हटा करके और दिल्ली का सुल्तान बना जाए। तो याद रखना, मोहम्मद बिन तुगलक के ऊपर ये आरोप लगता है, और मोहम्मद बिन तुगलक जो है निजामुद्दीन औलिया को अपना गुरु मानता था और निजामुद्दीन औलिया मोहम्मद बिन तुगलक को अपना शिष्य मानते थे। तो कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक और निजामुद्दीन औलिया की चाल थी, यह षड्यंत्र था, जिस वजह से महल टूटने की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। ध्यान रखना, मोहम्मद बिन तुगलक ने शासन कब से कब चलाया? 1325 से लेकर 1351 तक ईस्वी तक। और याद रखना, सबसे बड़ा साम्राज्य अगर किसी का था तो मोहम्मद बिन तुगलक का था। मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य पूरे दिल्ली सल्तनत में सबसे बड़ा था, इसीलिए इसने राजधानी चेंज करने का प्लान बनाया था। कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं इसे जो है उलूग खां या जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से 1325 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा, तथा इसे जौना खां भी कहा जाता है। और इसी के नाम पर जौनपुर नगर, जौनपुर जो आपका उत्तर प्रदेश में जिला है, ये इसी के नाम पर स्थापित किसने कराया था? फिरोज शाह तुगलक ने। आगे बताऊंगा मैं। इसे उलूग खां भी कहते थे, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विभिन्न विद्वानों ने उसे रक्त जो है प्रशील या पागल या जो है रक्त पिपासु की संज्ञा दी थी। किसने? तो कुछ विद्वानों ने। किसे? मोहम्मद बिन तुगलक को। जैन धर्माचार्य जिन प्रभु सूरी को संरक्षण इसने प्रदान किया था। तो जैन जो धर्माचार्य थे उनका नाम था जिन प्रभु सूरी, उसको अपने दरबार में संरक्षण दिया था। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। एक क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। अब हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक के प्रमुख कार्य को देखते हैं। सबसे पहले इसने दोआब में कर वृद्धि किया था। दोआब क्या होता है? देखना, जो गंगा यमुना का मैदान है, तो गंगा नदी और जो नदी है यमुना, तो उसके बीच के मैदान को क्या कहते हैं? दोआब कहा गया था। यहाँ उसका मतलब यह है, और दो नदियों के बीच की भूमि को दोआब कहते हैं। लेकिन यहाँ दोआब का मतलब क्या होगा? गंगा यमुना के बीच के मैदान को यहाँ दोआब की संज्ञा दी गई थी, यही इसका मतलब है यहाँ पर। तो दोआब में जो कर वृद्धि हुई थी, अगर पूछा जाए कि दोआब में जो कर वृद्धि मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, वो दोआब का अर्थ क्या है, कहाँ से लगाया जाता है? तो गंगा और यमुना नदी के बीच के क्षेत्र को। ठीक है, ये दोआब में कर वृद्धि क्यों किया? क्योंकि याद रखना, जो गंगा नदी है और जो यमुना नदी है, इसके बीच का जो मैदान है बहुत उपजाऊ मैदान है। ठीक है, तो इसका कहना यह था कि अगर हम दोआब में कर वृद्धि कर देंगे तो उससे क्या होगा कि किसान और अधिक अन्न उपजाएंगे। और इसने क्या किया? एक अलग से कृषि विभाग बनाया था दीवान अमीर को ही। इसके अलावा तकाबी नामक, याद रखना, तकाबी नामक एक कृषि ऋण की भी शुरुआत किया था। तो किसानों के लिए बहुत सारा काम किया। लेकिन जिस वर्ष इसने दोआब में कर वृद्धि किया था वो वर्ष कौन सा था? तो 1300 याद रखना 26-27 में इसने किया। और जिस वर्ष इसने कर वृद्धि किया उसी वर्ष जो याद रखना दोआब में अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया। इस वजह से ये योजना फेल हो गई। तो मोहम्मद बिन तुगलक जितनी भी योजना बनाता था वो फेल हो जाती थी। तो दोआब में कर वृद्धि तो किया, लेकिन सूखा जिस उस वर्ष सूखा पड़ गया तो जो है योजना क्या हो गई? फेल हो गई। दोआब में कर वृद्धि कब किया? ये बात याद रखना, 1326-27 में किया था। ठीक है, फिर क्या किया उसने? राजधानी परिवर्तन किया, दिल्ली से दौलताबाद गया। याद रखना, आपका दिल्ली यहाँ है और दौलताबाद आपका कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है, जिसे हम औरंगाबाद जिला कहते थे, आज उसी को संभाजी महाराज जिला कहते हैं। याद रखना, वहीं पर दौलताबाद था। तो दौलताबाद किला, जो किला था उसको इसने बनवाया और दौलताबाद याद रखना राजधानी बनाया इसने। तो कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि दिल्ली की जनता को दंडित करने के लिए उसने जो है राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया। लेकिन कुछ इतिहासकार जैसे बर्नी इतिहासकार कहते हैं कि नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य बहुत बड़ा था, जो है उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक था। तो इसलिए बीच में उसने राजधानी बनाया था, जिससे दोनों तरफ शासन व्यवस्था को आसानी से चलाया जा सके। तो अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है। अब दिल्ली को राजधानी जो परिवर्तन किया था, राजधानी परिवर्तन कब किया था? तो 1326-27 में ही किया था। और याद रखना, 2 साल के बाद 29 में इसने पुनः दिल्ली को ही राजधानी पुनः बना दिया। तो पहले दिल्ली से दौलताबाद गया, फिर दौलताबाद से दिल्ली आया। इसको आप अच्छे से याद रखना। तो सबसे पहला काम क्या था? दोआब में कर वृद्धि, फिर राजधानी परिवर्तन किया। फिर क्या किया? सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत की। ठीक है, सांकेतिक मुद्रा का मतलब क्या हुआ कि जो है, जो आपका कांसा या तांबा, ठीक है,
जो सिक्के होते थे, चाहे वो कांसा का हो, चाहे तांबे का सिक्का हो, चाहे सोने का सिक्का हो, सबके दाम बराबर कर दिए। जैसे 5 रुपए का सोने का सिक्का हो, 5 रुपए का चांदी का सिक्का हो और 5 रुपए का तांबे का सिक्का हो, सबके मूल्य बराबर होंगे। तो जनता ने क्या किया, दिल्ली की जनता ने, जो राज्य की जनता थी, वो सोने और चांदी के सिक्कों को दबा दिया, अपने पास रख लिया और तांबे के सिक्कों को प्रचलन में शुरू कर दिया, जिससे पूरे राज्य में जो है सोने और चांदी के सिक्कों की कमी हो गई और जिससे सांकेतिक मुद्रा का जो प्रचलन शुरू किया था, कब शुरू किया था, 1329-30 में किया था। ये योजना भी क्या हो गई, असफल सिद्ध हो गई। ठीक है, तो इसकी तीसरी योजना भी क्या हो गई, असफल हो गई। ठीक है, फिर उसने जो है खुरासान अभियान किया था। खुरासान कहाँ है, क्या देखना, ये आपका अफगानिस्तान के पास है। ठीक है, इसके बाद इसने क्या किया, कौन सा अभियान चलाया, तो इसने जो है कराची अभियान किया था। और कराची की तुलना कहाँ से की जाती है, तो कराची की तुलना कैसे है, कहते हैं कुमायूं की पहाड़ी अर्थात कांडला, जो कांडला जिला है आपका, क्षेत्र है आपका जो है हिमाचल प्रदेश में, उसकी तुलना कराची से की जाती है। तो वहाँ बर्फ गिरने की वजह से सैनिक मारे गए और ये योजना भी क्या हो गई, असफल सिद्ध हो गई। तो याद रखना, ये पांचों काम इसके बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहले क्या किया था, दुआ में कर वृद्धि, फिर राजधानी परिवर्तन, फिर सांकेतिक मुद्रा का चलन, फिर खुरासान अभियान और फिर कराची अभियान, और सारी योजना क्या हो गई, असफल सिद्ध हो गई। आगे बढ़ते हैं। इब्न बतूता, याद रखना, इब्न बतूता मूर देश का रहने वाला था। उस समय मोरक्को को मूर देश कहते थे, तो कंफ्यूज मत होना, अगर मूर देश दे दे तभी कंफ्यूज मत होना। तो मोरक्को का निवासी था, जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, सुल्तान ने इसे अपने राजदूत के रूप में बना करके चीन भेजा था। तो ये चीन भी गया था, कौन, इब्न बतूता गया था। और इब्न बतूता भारत कब आया था, तो याद रखना 1333 ईस्वी में ये भारत आया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इब्न बतूता ने जो है रेहला नामक एक अरबी भाषा में पुस्तक लिखी थी और इसमें भारत के विवरण को बताया था कि मोहम्मद बिन तुगलक का शासन व्यवस्था कैसी है, क्या 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 काम किया था, इसने जो है इसके बारे में बताया है। इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि दिल्ली का काजी किसे बनाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, तो इब्न बतूता को। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य दिल्ली सल्तनत में सबसे बड़ा था, मैंने पहले बताया, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, याद रखना। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में सबसे अधिक विद्रोह हुए थे, ये भी याद रखना कि सबसे अधिक मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुआ था। इन सबसे अधिक राज्यों में विद्रोह किसके समय में हुआ था, तो मोहम्मद बिन तुगलक समय, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियां फेल होती जा रही थी, इसलिए अलग अलग राज्य विद्रोह कर रहे थे। इसके शासन काल में दक्षिण में विजयनगर और बहमनी राज्य की स्थापना की गई थी, यह भी याद रखना। तो याद रखना, जब उत्तर भारत में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब उत्तर भारत में मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था, उस समय दक्षिण में जो है कृष्णा और जो है तुंगभद्रा नदी के बीच में विजयनगर, और याद रखना जो बहमनी राज्य की स्थापना दक्षिण में किसके समय की गई थी, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में की गई थी। आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कब हुई थी, तो 1351 में ठट्टा के निकट हुई थी। और ठट्टा कहाँ है, तो ये पाकिस्तान में वर्तमान में है, कराची के पास, वहीं पर इसकी डेथ हो गई थी। ठीक है, अब आते हैं फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक याद रखना 1351 से लेकर के और 1388 ईस्वी तक इसने शासन किया। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद जो है ये सुल्तान बन गया। ठीक है, इसने बहुत सारे नगरों की स्थापना की है। याद रखना, इसने जो है हिसार की स्थापना की, जो हरियाणा में है, फतेहाबाद, हिसार फतेहाबाद हरियाणा दोनों की स्थापना की। फिरोजाबाद जो कहाँ पर है, ये आपका पंजाब में, उसकी स्थापना की। जौनपुर, फिरोजाबाद अगर पंजाब में है, ठीक है, मैप एक बार आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ये फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में है, लेकिन उसकी स्थापना नहीं की थी, ये जो पंजाब में है उसकी स्थापना की थी। जौनपुर की स्थापना की थी जौना खां की स्मृति में। तो मोहम्मद बिन तुगलक का एक नाम जौना खां भी था, तो उसी की याद में उसने जौनपुर नगर की स्थापना किसने की, फिरोज शाह तुगलक ने की। ठीक है, ये सब नगरों की स्थापना उसने कराई थी। ठीक, अब हम लोग फिरोज शाह तुगलक के प्रमुख काम को देखते हैं। सबसे पहला है आपको, उसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगा दिया इसने। तो ब्राह्मणों को जजिया कर नहीं देना होता था, ब्राह्मणों को, सन्यासियों को, महिलाओं को, बच्चों को, लेकिन इसने जो है ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूल किया। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जाता है। इसके अलावा लोक निर्माण विभाग की स्थापना की, जो PWD विभाग होता है उसकी स्थापना किसने किया था, फिरोज शाह तुगलक ने किया था। इसके अलावा इसने सिंचाई कर लगाने वाला ये पहला सुल्तान था जिसे सिंचाई कर लिया। और सिंचाई कर को क्या कहते थे, तो हब ए सर्व कहते थे। पूछा गया जाएगा कि हब ए सर्व कैसा कर था, सिंचाई कर था, और कौन पहली बार लगाया था, फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। इसके अलावा
इसने अशोक के 2 स्तंभों, एक टोपरा, टोपरा कहाँ है, ये हरियाणा के अंबाला जिले में है, और मेरठ में एक स्तंभ था, दोनों को ला करके दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में लगवा दिया। तो अशोक के 2 स्तंभों को, जो एक टोपरा में और आपका एक मेरठ में, उसको ला के दिल्ली में स्थापित कराया। ठीक है। इसके अलावा इसने दार उल सफ़ा जो है खैराती अस्पताल की स्थापना की, जहाँ पर मुफ्त में लोगों का इलाज किया जाता था। ठीक है। इसी याद रखना, ये बहुत सारा ऐसा काम किया था जिससे जो काम अकबर ने किया था, इसलिए इसको दिल्ली सल्तनत का अकबर भी कहा जाता है, फिरोज शाह तुगलक को कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा याद रखना, जो है इसने जो है जियाउद्दीन बर्नी और शम्स ए सिराज अफीफ को संरक्षण भी प्रदान किया था अपने दरबार में। फिरोज शाह ने अपनी आत्मकथा फुतुहात ए फिरोज शाही की रचना की थी। तो आपसे पूछा जाएगा कि दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने अपनी आत्मकथा लिखी थी, तो किसने लिखा था, तो फिरोज शाह तुगलक ने। नाम क्या था, तो फुतुहात ए फिरोज शाही था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में फिरोज शाह कोटला नामक नगर की स्थापना और किला बनवाया था, किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। इसके बाद नसीरुद्दीन महमूद सुल्तान बनता है, 1394 से लेके 1412 ईस्वी तक तुगलक वंश का ये अंतिम शासक था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके शासनकाल में ख्वाजा जहां ने जौनपुर नामक एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके शासनकाल में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था, कब, 1398 ईस्वी में। ये भी पूछा जाता है कि तैमूर का आक्रमण जो है कब हुआ था, तो याद रखना तैमूर का आक्रमण हुआ था 1398 ईस्वी में, और किसके समय में हुआ था, ये भी याद रखना, नसीरुद्दीन महमूद के समय में हुआ है, ये रखना। और किस राजवंश के समय में हुआ है, तुगलक राजवंश के समय में हुआ है। ये सारे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं सैयद राजवंश की। सैयद राजवंश याद रखना 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक शासन किया इसने। संस्थापक कौन था, खिज्र खां था, जो है इसने जो है रैयत ए आला की उपाधि ली थी, सुल्तान की उपाधि इसने भी नहीं लिया था। तो आपसे पूछा जाएगा रैयत ए आला की उपाधि किसने लिया था, तो खिज्र खां ने। और खिज्र खां किस राजवंश की स्थापना किया था, तो याद रखना वो सैयद वंश की स्थापना किया था। ठीक है। खिज्र खां के बाद मुबारक शाह शासन किया। ठीक, उन्होंने जो है अपने दरबार में किसको संरक्षण दिया था, तो याद रखना याहिया बिन अहमद सरहिंदी को संरक्षण दिया था। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। सरहिंदी ने तारीख ए मुबारक शाही की रचना की थी। तो मुबारक शाह का इतिहास किसने लिखा था, तो सरहिंदी ने लिखा था। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में किताब के रूप में पूछा गया है, याद रखिएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मुबारक शाह ने यमुना के तट पर, याद रखना, मुबारकाबाद नामक शहर की स्थापना की थी। आज भी ये शहर है मुबारकाबाद, वहाँ एक नगर है दिल्ली में। और सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह था। और इसके बाद एक नया राजवंश स्थापित हुआ दिल्ली में, उसका नाम था लोदी वंश। अब हम बात करेंगे लोदी राजवंश की। तो याद रखना सैयद वंश के बाद कौन सा राजवंश स्थापित हुआ, लोदी राजवंश स्थापित हुआ। कब से कब तक, तो 1451 से लेकर के 1526 ईस्वी तक। पहला सुल्तान कौन था लोदी वंश का, तो याद रखना बहलोल लोदी। और याद रखना जितने भी अभी तक शासन व्यवस्था राज्य स्थापित किए गए थे, चाहे वो गुलाम हो, खिलजी हो, तुगलक हो, सैयद हो, वो सब तुर्की मुसलमान थे, याद रखना। लेकिन जो लोदी हैं ये अफगानी मुसलमान है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से याद रखना, ये अफगानी मुसलमान है। ठीक है। आगे देखो यहाँ लिखा भी है। तो पहला सुल्तान कौन था लोदी वंश का, तो बहलोल लोदी था। ठीक है। तो लोदी वंश का संस्थापक था, दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना की। तो अगर पूछा जाए लोदी लोग कौन थे, तो अफगानी मुसलमान थे, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है। इसके समय में जौनपुर को जीतकर दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया। तो जौनपुर जो अलग हो गया था उसको बाद में से जीत करके दिल्ली में मिला लिया। एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जौनपुर को जीत करके दिल्ली में मिलाने वाला पहला सुल्तान कौन है, तो बहलोल लोदी है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसने समानता के आधार पर शासन व्यवस्था को चलाया। इसका मतलब क्या होता है, तो जब बहलोल लोदी सुल्तान बना तो इसने क्या किया, दरबार से सारे कुर्सी को हटा दिया, राजा के सिंहासन को हटा दिया और कहा कि सब समान हैं, बिल्कुल एक समान है, कोई ऊंच नीच नहीं है। और एक दरी बिछा करके, चटाई बिछा करके, और उसी पर सब लोग बैठते थे और स्वयं उसी पर बैठ करके शासन को चलाता था। समानता के आधार पर इसने जो है सिंहासन का इस्तेमाल नहीं किया। तो पूछा जाता है एग्जाम में कि दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा सुल्तान है जिसने समानता के आधार पर शासन व्यवस्था चलाया था, बहलोल लोदी था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है आपका सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी याद रखना 1489 में जो है सुल्तान सिकंदर शाह उपाधि के साथ जो है सिंहासन पर बैठा। ठीक है। इसने काम क्या क्या किया, जो है इसने याद रखना 1504 में
आगरा शहर की स्थापना की। तो आगरा नामक जो शहर स्थापित किया था वो किसने किया था? तो सिकंदर लोदी ने किया था। कब किया था? तो याद रखना 1504 में किया था, और 1500 याद रखना, ये भी याद रखना, 1506 में इसने जो है इसको अपनी राजधानी भी बनाया। ठीक है, तो आगरा को अपनी राजधानी किसने बनाया था? सिकंदर लोदी ने बनाया था। एक बात और याद रखना है, आगरा शहर में एक इसने किला बनवाया था, बादलगढ़ का किला बनवाया था। और बादलगढ़ का जो किला था, इसी किले को बाद में और बड़ा कर दिया गया और इसको लाल किला नाम दिया गया। किसने? अकबर ने दिया। तो जो बादलगढ़ का किला था उसका आकार बड़ा करके उसके साइज को बड़ा कर दिया अकबर ने, और आगरा का जो लाल किला है वो यही है। ये बात याद रखना, उसको पहले बादलगढ़ का किला कहते थे, ये बात याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपसे क्यों क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि आगरा शहर की स्थापना उसने क्यों किया दिल्ली के अलावा? तो याद रखना, जो आपका ये राजपूत राज्य थे ये लगातार दिल्ली की ओर आक्रमण कर रहे थे। ठीक है, राणा सांगा के नेतृत्व में। तो याद रखना, राजपूतों पर नियंत्रण रखने के लिए दिल्ली से नियंत्रण रखना आसान नहीं था, इसलिए राजपूतों के नजदीक उसने एक नगर स्थापित किया। कौन सा? आगरा, कि जिससे राजपूतों पर नियंत्रण रखा जा सके। कि अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि आगरा नगर की स्थापना क्यों की गई थी, तो राजपूत राज्य पर नियंत्रण रखने के लिए उसने ये नगर की स्थापना की थी। ठीक है, क्योंकि राजपूतों के नजदीक रहेंगे तो उन पर नियंत्रण रखना आसान रहेगा। इसके अलावा इसने भूमि मापन के लिए एक गज ए सिकंदरी का प्रारंभ किया, जिसे हम जरी कहते हैं, जिससे भूमि की पैमाइश की जाती है, जो लेखपाल करते हैं। तो है ना, उसने उसका नाम क्या रखा? इसने गज ए सिकंदरी रखा। इसी से उसने भूमि की माप कराना शुरू कर दिया। इसके अलावा सिकंदर लोदी जो है गुलरुखी उपनाम से कविता भी लिखता था। ये भी क्वेश्चन कई बार आया है कि गुलरुखी उपनाम से कविता कौन लिखता था? सिकंदर लोदी। उसने आयुर्वेदिक ग्रंथ फरहंगे सिकंदरी नाम से फारसी में अनुवाद कराया। तो जो आयुर्वेदिक ग्रंथ होते हैं उनका जो है नाम क्या रखा? फरहंगे सिकंदरी। इसी नाम से उसने फारसी भाषा में अनुवाद कराया। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा वह धार्मिक मामलों में कट्टर था और उसने एक ब्राह्मण को जिंदा जला दिया था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और ये भी याद रखेगा कि याद रखना, जो सिकंदर लोदी है इसने कबीर को भी दंडित किया था, क्योंकि जब वो उसको पता चला कि एक बनारस में एक ऐसा व्यक्ति है जो हिंदू और मुसलमानों दोनों की बात करता है, अर्थात कबीर दोनों की बात करते थे, तो उसने सिकंदर लोदी ने कहा था कि या तो आप हिंदुओं की बात करो या तो मुसलमानों की बात करो, दोनों बात मत करो। तो याद रखना, 100 कोड़ा मारने का आदेश दिया था। किसको? कबीर को, सिकंदर लोदी ने, लेकिन बाद में उनको माफ कर दिया। ठीक है, सिकंदर लोदी ने हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगा दिया था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। दिल्ली की मोठ मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी के शासनकाल में हुआ था। तो याद रखना, सबसे अधिक मस्जिदों का अगर निर्माण किसी शासनकाल में हुआ है, मकबरों का निर्माण किस शासनकाल में हुआ है, तो लोदियों के शासनकाल में हुआ है। छोटे छोटे बहुत सारे बने हैं। फिर आते हैं सिकंदर लोदी की मृत्यु कब हुई थी? 1517 ईस्वी में। और फिर आता है आपका इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी याद रखना, युद्ध के मैदान में मरने वाला ये पहला सुल्तान है जो युद्ध के मैदान में लड़ते हुए मरा है। बाकी या तो कोई अपनी मृत्यु मरा है या किसी को जो है षड्यंत्र के तहत मारा गया है। 1518 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के मध्य घटौली की लड़ाई हुई थी, जिसमें इब्राहिम की पराजय हुई थी। तो याद रखना, राणा सांगा जो मेवाड़ के राजा थे और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ था, घटौली का युद्ध कहा जाता है। ये कब युद्ध हुआ था? तो याद रखना, ये 1517 भी मिलता है और 18 भी मिलता है। तो याद रखना, ये युद्ध हुआ था, इसमें जो है किसकी हार हुई थी? इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। 1526 ईस्वी में बाबर के साथ पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी पराजित हुआ और मुगल सत्ता की स्थापना हो गई। तो लोदी राजवंश समाप्त हो गया 1526 में। और बाबर ने किस राजवंश की स्थापना की? मुगल राजवंश की स्थापना की। ठीक है, आगे लिखा है, यह युद्ध के मैदान में मरने वाला पहला दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था। बाकी कोई भी युद्ध के मैदान में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त नहीं हुआ था। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट थे मैंने बता दिया। आगे बढ़ते हैं। तो दिल्ली सल्तनत का जो प्रशासन था उसमें सबसे ऊपर कौन होता था? सुल्तान एक सर्वोच्च प्रशासक होता था और एक खलीफा के अधीन होता था। तो जो सुल्तान के पद पर बैठता था वो खलीफा से अनुमति जरूर मांगता था। ठीक है, इसके बाद जो एक पद है आपका दीवान ए विजारत, वित्त का विभाग था, ये वजीर के हाथ में होता और वजीर को प्रधानमंत्री कहते थे उस समय। ठीक है, इसके अलावा आपका दबीर ए मुमालिक, ये पद जो आपका याद रखना, दबीर ए इंसा, ये पत्राचार का काम करता था। तो राज्य के जो पत्राचार होते थे एक राज्य से दूसरे राज्य में पहुंचाने का काम करता था। इसके अलावा दीवान ए कजा, न्याय अर्थात काजी उल कुजात होता था, जो याद रखना क्या करता था? वो न्याय का काम करता था और राजा को सलाह देता था। इसके अलावा सद्र उल उस सुदूर जो था वो दीवान सद्र था, ये धार्मिक मामलों में जो है राजा को सलाह देता था। ठीक है,
इसके बाद बात करते हैं तो दीवान ए रसालत, ये विदेश विभाग था। तो जो विदेशी आते जाते थे उनकी देखभाल करना, उनके रहने की व्यवस्था करना, उनके साथ संधि करना, ये किसका काम था? दीवान ए रसालत का काम था। इसके अलावा आपका है दीवान ए जो है बयूतात, ये याद रखना शाही कारखाना होता था। तो जो शाही वस्तुओं का निर्माण किया जाता था राजा रानियों के लिए, उनके शहजादों के लिए, ये उसका प्रधान होता था। इसके अलावा जो है इसके बाद आपका है दीवान ए वकूफ, ये बे कागजात की देखभाल करता था। इसकी शुरुआत इस पद की शुरुआत कौन किया था? तो जलालुद्दीन खिलजी ने किया था। इसके अलावा दीवान ए रियासत का पद था, ये माप तौल का अधिकारी होता था। इसकी शुरुआत कौन किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। इसके अलावा दीवान ए अमीर को ही एक कृषि विभाग था, इसकी स्थापना किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। मैंने बताया था, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। और दीवान ए बंदगान, ये दासों का विभाग था, इसकी शुरुआत किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। कहा जाता है फिरोज शाह तुगलक के समय में 1,80,000 जो है क्या थे? दास थे। तो दासों का एक अलग विभाग बनाया था, उसका नाम क्या था? दीवान ए बंदगान था। इसके अलावा केंद्रीय प्रशासन और विभाग के प्रमुख अधिकारी होते थे। इसके अलावा जो आपका सल्तनत का जो प्रमुख राजा होता था वो सुल्तान होता था। इसके बाद जो है राज्य को अलग अलग प्रांतों में भी बांटा गया था। कैसे बांटा गया था? अब बात करते हैं प्रांतीय प्रशासन की। तो प्रांतीय प्रशासन कैसे बांटा गया था? याद रखना, सबसे पहले अगर बात करते हैं, अगर आज की बात करें तो सबसे पहले है आपका देश। देश को बांटा गया कई राज्य में, राज्यों को बांटा गया कई जिलों में, और जिलों को बांटा गया कई परगना तहसील में, और इसके बाद ब्लॉक, ब्लॉक के बाद पंचायत होती है। उसी तरह से अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया था। तो राज्य को बांटा गया था प्रांतों को इक्ता कहते थे, और उसके अधिकारी को, जैसे आज राज्य का जो सबसे प्रमुख अधिकारी होता है वो कौन होता है? सीएम होता है। उस समय वली या मुफ्ती या इक्तादार कहलाता था, जो संबंधित अधिकारी होते थे। अब राज्यों को याद रखना कई जिलों में बांटा गया था, और जिले क्या कहते थे? सिख कहते थे। और याद रखना उसका प्रमुख कौन होता था? सिकदार होता था। ठीक है। अब याद रखना सिख को अर्थात जिलों को बांटा गया था परगने में, जिसे हम तहसील कहते हैं, और परगने में एक अधिकारी होता था आमिल, जो प्रशासन देखता था। एक होता था मुंसिफ, या राजस्व देखता था। एक होता था चौधरी होता था। ये याद रखना। तो राजस्व वसूलने का काम परगना में मुंसिफ करता था, और प्रशासन आमिल देखता था। ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब परगने का विभाजन किया गया था गांव में, और गांव में एक पटवारी होता था जिसे हम लेखाकार या लेखपाल कहते हैं आज, और एक जो है आपका खूत या मुकद्दम होता था जिसे हम मुखिया जमींदार कहते थे। ये जो है प्रशासन देखता था, और ये भू राजस्व की वसूली करता था गांव गांव जा करके। तो याद रखना जो दिल्ली सल्तनत का प्रशासन है, याद रखना उसमें सबसे पहले राज्य देश होता था। देश के बाद उसे प्रांत या इक्तम बांटते थे, फिर जिलों अर्थात सिख में, फिर उसे परगना में या तहसील में, फिर ग्राम में बांटा जाता था। ये आपका इकाई थी। इसके अलावा एक खालसा भूमि होती थी। तो याद रखना केंद्रीय प्रशासन के जो प्रत्यक्ष नियंत्रण भूमि होती थी उसे हम खालसा भूमि कहते हैं। इसको आज हम कहते हैं केंद्र सरकार की भूमि कहते हैं। तो इसकी शुरुआत किसने किया था? खालसा भूमि की अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ठीक है। इसके अलावा याद रखना दीवाने जो आरिज विभाग की स्थापना बलबन ने की थी। दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली को इल्तुतमिश ने आरंभ किया था। ख्वाजा इक्तादारों पर निगरानी रखने वाले अधिकारी, इसकी नियुक्ति बलबन ने की थी। खालसा भूमि का प्रभावी अधिकारी जो है साहना होता था। तो खालसा भूमि कौन देखता है? साहना नामक अधिकारी देखता था। इसकी शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। इसके अलावा याद रखना मुबारक खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। घोड़े को दागने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने आरंभ की थी। मोहम्मद बिन तुगलक, शेरशाह और अकबर द्वारा भी अपनाया गया। फिरोज शाह तुगलक ने सैन्य पद को वंशानुगत बना दिया था, कि जो पिता के बाद पुत्र भी जो है सैन्य विभाग का पद ले सकता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग दिल्ली सल्तनत के प्रमुख शासकों की उपाधियां क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुरान खां, लाख बख्श और पील बख्श की उपाधि ली थी। रजिया सुल्तान ने उदमत उल निस्वा की उपाधि ली थी। बलबन ने उलूग खां, जिले इलाही और खलीफा का सहायक अपनी की उपाधि ली थी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने शाइस्ता खां की उपाधि ली थी। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या याद रखना, ये सिकंदर सानी की उपाधि ली थी, और गैसुद्दीन तुगलक ने मलिक उल गाजी की उपाधि ली थी। यह भी आपको याद रखना है। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत के प्रमुख शासकों द्वारा नवीन प्रथाएं क्या शुरू की गई थी? एकता प्रणाली शुरू किया था इल्तुतमिश ने। सिजदा और पाबोस शुरू किया था बलबन ने। रक्त और लौह की नीति पहली बार किसने शुरू किया था? बलबन ने। रक्त और घोड़ों को दागने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने। बाजार नियंत्रण व्यवस्था की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने। रक्त और लौह की नीति भी अपनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। एक बात याद रखिएगा, रक्त और लौह की नीति पहली बार अपनाया था बलबन ने, लेकिन रक्त और लौह की नीति अलाउद्दीन खिलजी ने भी अपनाया था, यह भी याद रखना। कृषि ऋण की शुरुआत किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। पेंशन की शुरुआत किया था फिरोज शाह
तुगलक ने, ठीक है। इसके अलावा कौन कौन से पद कौन कौन बनाया था, तो याद रखना वरीद ए मुमालिक ये गुप्तचर विभाग था, इसकी शुरुआत बलबन ने। दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग, इसकी शुरुआत बलबन ने। दीवान ए बिजारत वित्त विभाग था, अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। दीवान ए मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। दीवान ए रसालत विदेश विभाग अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। दीवान ए अमीर कोही कृषि विभाग मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू किया था। दीवान ए खैरात दान विभाग फिरोज शाह तुगलक ने शुरू किया था। दीवान ए बंदगान दास विभाग था, फिरोज शाह तुगलक ने शुरू किया था। लोक निर्माण विभाग फिरोज शाह तुगलक ने शुरू किया था। दीवान इस्तहाक पेंशन विभाग था, इसकी शुरुआत भी फिरोज शाह तुगलक ने किया था। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, तो याद रखना ये दिल्ली सल्तनत के मैंने चैप्टर पूरा करा दिया है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू।